देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1969 से, जब अमेरिका की एक कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भारत में एक फैक्ट्री खोलने की बात करती है पेस्टिसाइड्स की, यानी कीटनाशकों की, ये कहते हुए कि भारत को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ग्रोथ मिलेगी। ये कंपनी भोपाल में खुलने वाली थी और ये बात सुनकर वहाँ की सरकार और आम जनता दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि रोज़गार मिलेगा, शहर डेवलप करेगा। लेकिन किसी ने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि जो चीज़ उनके शहर के बीचों बीच आ रही है वो कितनी खतरनाक और जानलेवा है। अब देखिए, जिस एक्सीडेंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं वो तो 1984 में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ अचानक हो गया। मैनेजमेंट पहले से भी गलती करता हुआ आ रहा था और लगातार शिकायतें हो रही थीं, लेकिन वो सब दब जा रही थीं। साल 1976 में पहली बार गैस लीक होती है और उसी फैक्ट्री के एक वर्कर की मौत तक हो जाती है और पूरे मामले को दबा दिया गया सिर्फ पैसों के दम पर। साल 1981 में सेम लीक फिर से देखने को मिलता है। इस बार लोग धरना देना शुरू करते हैं। उनका कहना था कि हम मौत के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से मैनेजमेंट टीम पूरी बात को दबा देती है सिर्फ पैसों के दम पर, ये बोलते हुए कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई नहीं मरा, सब सुरक्षित हैं, सब कुछ कंट्रोल में है। और इसके बाद तो फैक्ट्री को जो बजट अलॉट किया गया था यहाँ की सेफ्टी के लिए, उसको भी हाफ कर दिया जाता है। अब देखिए, जो ये पेस्टिसाइड बनाते थे उसमें रॉ केमिकल के रूप में एक गैस का इस्तेमाल होता था और उस गैस का नाम था मेथिल आइसोसाइनेट, यानी MIC। और ये गैस इतनी खतरनाक थी कि अगर एक बार कोई इंसान इसे अपने अंदर ले ले तो उसके फेफड़े अंदर से जल जाया करते थे। ये हवा में बहुत तेज़ फैलती थी और यही वजह है कि ये आज तक दुनिया की सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल गैसेस में से एक है। और इतनी खतरनाक गैस का यूज़ करना शहर के बीचों बीच बिना प्रॉपर सेफ्टी के सीधे मौत को दावत देने जैसा ही था। अब यूँ तो कहने के लिए फैक्ट्री में बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम्स भी लगाए हुए थे, लेकिन वो काम ही नहीं करते थे। नंबर 1 पे था गैस स्क्रबर सिस्टम। देखिए, गैस स्क्रबर एक ऐसी मशीन होती है जो जहरीली गैस को हवा में जाने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देती है। यानी गैस स्क्रबर जहरीली हवा को अपने अंदर घसीटता है और उसको अपने पाइप से निकालता है। पाइप से निकालते वक्त कुछ केमिकल्स छिड़के जाते हैं और जब वो गैस स्क्रबर से बाहर निकलती है तब फिर से वो साफ़ हो चुकी होती है। दूसरा सिस्टम लगा हुआ था कूलिंग सिस्टम। दोस्तों, कूलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो MIC गैस थी ये गर्म होते ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती थी, एक्सप्लोजिव बन जाती थी। इसीलिए इसको कम तापमान पर ठंडा रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। और कूलिंग सिस्टम इसलिए लगाया हुआ था ताकि वो इसको 0 डिग्री के आसपास रख सके, ताकि ये स्टेबल रहे, एक्सप्लोजिव ना हो जाए। एक फ्लेयर टावर भी लगाया हुआ था जो लास्ट टाइम सेफ्टी के लिए था, कि अगर गैस लीक हो ही जाए तो गैस को जलाकर उसको निष्क्रिय कर दिया जाए या फिर उसका प्रभाव को बहुत कम कर दिया जाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो देखिए, 2 दिसंबर 1984 की रात थी। रात 8 बजे से नाइट शिफ्ट स्टार्ट होने वाली थी। स्टाफ कम था और बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड वर्कर मौजूद ही नहीं थे। MIC गैस का जो टैंक था वो पहले से ही भरा हुआ था, और क्योंकि कंपनी वाले बिजली का बिल भी बचाना चाहते थे, इसीलिए कूलिंग सिस्टम महीनों से बंद पड़ा हुआ था। और यही वजह थी कि गैस ऑलरेडी काफ़ी गर्म थी, लेकिन फिर भी अभी सब कुछ कंट्रोल में चल रहा था। लेकिन रात 10:30 बजे की बात थी। एक वर्कर पाइप्स की सफाई कर रहा था। पाइप्स की सफाई के दौरान वो पानी डालता है और एक सेफ्टी वॉल्व ठीक से बंद ना होने की वजह से वो पानी MIC गैस के टैंक 610 में धीरे धीरे मिलने लगता है। जैसे ही MIC गैस पानी के कांटेक्ट में आती है, टैंक के अंदर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और ये बात अब तक किसी को पता ही नहीं चली थी। टैंक के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम को ऐसा लगता है कि शायद मीटर में गड़बड़ है, क्योंकि अलार्म बहुत दिनों से ख़राब पड़े हुए थे और वो कभी भी बजाया करते थे। रात के 12:30 बजते बजते टैंक के अंदर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका था। कुछ वर्कर्स इसको महसूस भी करते हैं और वो जाकर मैनेजमेंट को शिकायत करते हैं, वार्निंग देते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो मैनेजमेंट टीम इस बात को ये कहकर टाल देती है कि सब कुछ कंट्रोल में है, घबराने की नीड नहीं है। रात के 1 बजे तक सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और टैंक मानो उबल रहा था, लिटरली उबल रहा था। बात करूं अपने पुराने सेफ्टी सिस्टम्स की, तो गैस स्क्रबर ख़राब था, कूलिंग सिस्टम ख़राब था और फ्लेयर टावर भी महीनों से बंद पड़ा हुआ था। यानी कोई भी सेफ्टी सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। आखिरकार रात के 1:30 बजे प्रेशर लिमिट क्रॉस कर जाता है और सेफ्टी वॉल्व टूट जाता है और 40 टन MIC गैस हवा में फैल जाती है। आधे घंटे के अंदर सारे लोगों की नींद खुल जाती है, लोगों की आंखों में जलन शुरू हो जाती है, सब लोग दौड़ने भागने लगते हैं। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, बच्चे उल्टियाँ कर रहे थे,
सड़कों पर भगदड़ मच गई थी, लोग भागते भागते गिर जा रहे थे और कुछ ही मिनटों में हज़ारों लोग मरने लगे। हॉस्पिटल्स में भगदड़ मच गई थी क्योंकि डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये गैस कौन सी है, और इसीलिए डॉक्टर चाह कर भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे। और अगले 3 घंटों में जब सुबह होती है, दिन खुलता है, पूरा भोपाल बदल गया था। सड़कों पर लाशें ही लाशें थीं, जानवर मर गए थे, पेड़ काले पड़ गए थे, पूरा भोपाल बदल सा गया था। सरकार की माने तो 3000 से ऊपर मौतें हुई थी, लेकिन अगर एक्चुअल डाटा की माने तो 15,000 से भी अधिक मौतें हुई थीं और लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग जख्मी हुए थे। देखिए, लीगल एक्शन की बात करें तो भारत सरकार इस घटना के तुरंत बाद UCIL यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक FIR दर्ज करती है, जिसमें मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड USA का CEO वॉरेन एंडरसन और मैनेजमेंट टीम ऑफ इंडिया बनती है। वॉरेन एंडरसन भारत आता है और 7 दिसंबर 1984 को उसे गिरफ्तार कर ले जाता है, लेकिन 3 दिन के अंदर उसे बेल मिल जाती है और सरकारी प्लेन से वापस उसको दिल्ली पहुंचाते हैं। दिल्ली से वो वापस अमेरिका चला जाता है। आगे चलकर भारत ने उसे वापस मंगाने के लिए अमेरिका को एक एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी भेजी, जिसे अमेरिका द्वारा मना कर दिया गया और आखिरकार 2014 में एंडरसन अपनी नेचुरल रीजन्स की वजह से मर जाता है। वो दोषी जो मुख्य दोषी था, बिना की सज़ा पाए अपनी नेचुरल मौत मरता है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन वहीं घटना के 1 साल बाद भारत सरकार केस को अपने हाथों में लेने का फैसला करती है, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ अपना इंडिविजुअल केस नहीं लड़ सकते थे। तो भारत सरकार तय करती है कि सभी का केस खुद लड़ेगी। 4 साल तक भारत सरकार और UCIL के बीच मुकदमा चलता है और आखिर में 1989 में UCIL द्वारा $470 मिलियन यानी लगभग 750 करोड़ रुपए भारत सरकार को बतौर मुआवजा दिए गए और इसी के साथ इस सिविल केस को बंद कर दिया गया। लेकिन जनता और गुस्सा हो जाती है क्योंकि रुपए इतने कम थे कि एक पीड़ित को 20 से 25 हज़ार रुपये ही मिल रहे थे। लेकिन ये सिविल केस बंद होने के बावजूद भी क्रिमिनल केस लगातार चलता रहता है और आरोप वही था, नेग्लिजेंस, यानी कि अनदेखा करना, लापरवाही। आखिरकार 26 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और 7 भारतीयों को दोषी पाया और 2-2 साल की सज़ा सुनाई थी। लेकिन कोई भी 1 दिन के लिए भी जेल नहीं गया। उसी दिन उन्हें बेल मिल गई और मामले को रफा दफा कर दिया गया। यानी सीधी बात देखें दोस्तों तो एक भी दोषी को 1 भी दिन की जेल नहीं हुई। सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पीड़ित दुखी थे, उन्हें मुआवजे में 20-25 हज़ार रुपये देकर टाल दिया गया, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। आज सालों बीत चुके हैं, लेकिन भोपाल आज भी उस त्रासदी से उबर नहीं पाया है। आज भी वहाँ के बच्चों में दिल की बीमारियाँ, पेरेंटल बीमारियाँ, विकलांगता और कमज़ोर दिमाग जैसी बीमारियाँ पाई जाती हैं। आखिर में मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि उस दिन हज़ारों लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि किसी ने प्रॉफिट को सेफ्टी से ऊपर रख दिया था। धन्यवाद।